स्वागत है आपका बिजनेस दिस वीक में। मैं हूं नरेश सोनी। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि पिछले पूरे हफ्ते में बाजार में क्या हुआ, पॉलिसी लेवल पे क्या हुआ, इंडस्ट्री में क्या हुआ, और अगर आप बाजार में कहीं निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए मौके क्या हैं। लेकिन मौके निवेश के कोई इंट्राडे ट्रेड हम नहीं बताते और बड़ी खबरें आपको बताएंगे। पहले अगर शेयर बाजार की हम बात करें, शेयर बाजार के लिए बहुत हैपनिंग सा हफ्ता था, ऐसा नहीं है। एक सुस्ती हमने देखी, ज्यादातर दिनों में कमजोरी बल्कि हावी होते हुए देखी। फ्राइडे को भी बाजार कमजोरी के साथ बंद हुआ, लेकिन पूरे हफ्ते का अगर कारोबार देखें तो 0.25% की बढ़त सेंसेक्स में देखने को मिली है। अगर गुरुवार के कारोबार को छोड़ दे, जब गुरुवार को एक बड़ी तेजी हमने देखी, इसके अलावा ज्यादातर दिन बाजार हमको कमजोर ही दिखाई दिया या बिल्कुल सुस्त या फ्लैट दिखाई दिया। निफ्टी को अगर देखें तो 8,900 का वो लेवल, वहां पर दबाव अब भी बना हुआ है। हमने वापस 8,890 तक के स्तर देखे इंट्राडे में, लेकिन क्लोजिंग वहां पर नहीं हो पा रही है। वो दबाव बना हुआ रेजिस्टेंस, करीब आधे फीसदी ज्यादा की बढ़त हमने निफ्टी में भी देखी। लेकिन दिग्गजों से ज्यादा इस बार सरप्राइज किया है छोटे शेयरों ने। बीएसई स्मॉल कैप का जो इंडेक्स था वो इस बार 1.5% की ना की बढ़त हासिल हुई। यानी अगर आप देखें, जहां सेंसेक्स 0.25% बढ़ता है, निफ्टी 0.5% बढ़ता है। ये निफ्टी से 1.5 गुना 3 गुना ज्यादा बीएसई स्मॉल कैप यानी छोटे शेयरों में ज्यादा खरीदारी हुई और ये साल का नया शिखर इसने बनाया, 52 हफ्तों का शिखर बनाया है बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स ने। तो छोटे और मझोले शेयरों में अच्छी खरीदारी हमने देखी है। एक बाजार में जो एक नर्वसनेस थी कि बैंक ऑफ जापान और अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों पर क्या करेगा, उसका एक डर कहीं ना कहीं कम हुआ, जिसके बाद हमने खरीदारी आते हुए देखी। दोनों ही बैंकों ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। अगर ब्याज दरें बढ़ाई जाती तो फिर यहां से भी विदेशी निवेशकों की कुछ बिकवाली हम देख सकते थे। अगर स्टॉक्स की बात करें या इंडेक्सेस की बात करें कि ये वो सेक्टर जहां पर हमने एक अच्छी खरीदारी आते हुए देखी है, एनएसई मेटल करीब 0.25% की बढ़त हमने यहां पर आते हुए देखी है। रियल्टी स्पेस में खरीदारी हुई है। इसके अलावा ऑटो में खरीदारी हुई है, कंज्यूमर ड्यूरेबल में खरीदारी हुई है। अगर नीचे के 3 की बात कर लें तो कहीं ना कहीं ये रेट सेंसिटिव होता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी डिमांड जो है देखने को मिलती है, त्योहारी सीजन आ रहा है, काफी खरीदारी भारतीय बाजारों में होती है, उसका एक फायदा है। तो ये वो स्पेस जहां पूरे हफ्ते हमने खरीदारी आते हुए देखी है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें कि हफ्ते के हीरो कौन रहे हैं, अगर चढ़ने वाले शेयर, हम सिर्फ दिग्गज शेयरों की बात करें, निफ्टी में हिंडाल्को करीब बहुत अच्छी बढ़त पूरे हफ्ते में इसने दिखाई है। 8.25% की बढ़त यहां पर देखने को मिली है। कंपनी अपना कर्ज कम करने पर लगी है, करीब 65,000 करोड़ का कर्ज कंपनी के ऊपर है। नॉन कोर एसेट्स बेच रही है और ब्राजील में कंपनी का जो एल्यूमिनिया रिफाइनरी है और एक माइन है, उसको बेचने की भी योजना पर कंपनी काम कर रही है। एक अच्छी खरीदारी हमने इस हफ्ते हिंडाल्को में आते हुए देखी है। आयशर मोटर्स अब तक ये वो चुनिंदा शेयर है जिसने निवेशकों को बहुत पैसा कमा के दिया है और इस हफ्ते 7.5% की बढ़त हमने देखी है और अब तक के नए हाई है, इसके ऑल टाइम हाई आयशर मोटर्स के लिए। अगस्त में जो बिक्री थी वो भी बहुत ही अच्छे और मजबूत आंकड़े आए थे। 32% की बढ़त हमने देखी थी अगस्त की बिक्री में आते हुए। अरविंदो फार्मा की बात करें, इसकी एक दवा को अमेरिकी दवा नियामक की ओर से यूएस एफडीए जो है उसकी मंजूरी मिल गई है। एचआईवी की दवा है, जिसके बाद बहुत अच्छी खरीदारी यहां पर देखने को मिली, करीब 7% ज्यादा की बढ़त यहां पर। भारतीय इंफ्राटेल यहां पर भी 5.5% की बढ़त हमने देखी है। अगर गिरने वाले स्टॉक्स की बात करें, वो स्टॉक्स जहां पर कमजोरी इस हफ्ते दिखाई दी है, एक्सिस बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा इस हफ्ते एक्सिस बैंक गिरा है। 7.5% की कमजोरी यहां पर है, क्योंकि विनिवेश की जो योजना है वो टलने की अटकलें हैं। आपको बता दें, जो ट्रस्ट है सुटी, उसके थ्रू गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है वो बेचने पर विचार चल रहा था, लेकिन अब करीब 11.5% हिस्सेदारी सरकार की एक्सिस बैंक में सूती के जरिए वो अब विनिवेश की योजना टल रही है, जिसका असर हमने एक्सिस बैंक में देखा। ल्यूपिन में देखिए, हॉरिजन एक अमेरिकी दवा कंपनी, उसके साथ पेटेंट का विवाद इतना उलझा कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया। न्यू जर्सी के कोर्ट में मामला दायर हो चुका है। दोनों कंपनियां आमने सामने हैं। तो दवा कंपनी ल्यूपिन 3% से ज्यादा की कमजोरी यहां पर हमने देखी है। मामला पेटेंट विवाद को लेकर अब कोर्ट में उलझ गया है। इसके अलावा अगर कुछ और स्टॉक्स की बात करें, आइडिया सेल्यूलर, रिलायंस जियो से विवाद में ट्राई से झटका मिला है। ज्यादा स्पेस देना होगा, जो इंटरकनेक्टिविटी के इश्यूज थे, जियो ने आरोप लगाए थे, कहीं ना कहीं इसमें पटखनी आइडिया को मिली है और ट्राई के कहने के बाद अब ज्यादा पोर्ट, करीब 230% ज्यादा पोर्ट जियो को देने होंगे। और आईटीसी और एक्सिस बैंक दोनों की वजह एक ही है कि सूटी के जरिए जो सरकार की हिस्सेदारी है उसकी विनिवेश की योजना टल रही है। लेकिन चिंता की बात यह है कि यह योजना किसी फाइनेंशियल वजहों से नहीं टल रही। इस पे आरएसएस की एक इकाई ने आपत्ति उठाई, जिसके बाद सरकार ने फैसला यहां पर टालने का मन बनाया। ऐसी खबरें बाजार में उठ रही है। इसमें भी बड़ी हिस्सेदारी 11% ज्यादा की आईटीसी में है। तो ये वो स्टॉक जहां पर कमजोरी है और शायद बाजार को चिंता और डर इस बात का है कि आरएसएस की इकाइयों का
अगर हस्तक्षेप सरकार के आर्थिक फैसलों में होता है कि कहां विनिवेश होगा, तो यह बड़ी चिंता की बात बाजार के लिए है। एक अच्छी गिरावट हमने इन स्टॉक्स में आते हुए देखी है। हमारे साथ गेस्ट भी होंगे जो आपको बताएंगे कि आपको बाजार में करना क्या चाहिए। साथ ही वो तमाम बड़ी खबरें जो इस हफ्ते बाजार पर हावी रही है उनकी भी हम बात करेंगे। आपको बताएं कि इस हफ्ते बाजार के लिए कई अच्छी खबरें तो आई, उस पर हमने आपको बताया, और साथ ही एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, उनकी भी हम बात करेंगे। हमारे साथ ऑनली रूपानी होंगे armresearch.in के, जो आपको राय देंगे कि आपको बाजार में करना क्या है। और साथ ही आपको बताएं कि उनके पास हम जाएंगे, ऑनली के पास कुछ ही देर में उनसे कनेक्ट करेंगे, वो आपको राय देंगे। एक काफी फेवरेट आप कह सकते हैं बाजार के एक एनालिस्ट हैं जो बताएंगे कि आपको बाजार में करना क्या है। लेकिन साथ ही आपको बताएं एक वो खबर जिसने बाजार के सेंटीमेंट को सबसे ज्यादा सुधारा, वो था अमेरिका की ओर से वो खबर आई कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाई। फेड चेयरमैन जेनेट येलन ने ब्याज दरों को 1.25% से 0.5% पर ही बनाए रखा है। हालांकि ये संकेत जरूर दिए गए कि दिसंबर में होने वाली फेडरल रिजर्व की अगली बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। ब्याज दरों पर फैसला करने वाली कमेटी का कहना था कि जब तक इकोनॉमी से रोजगार और महंगाई के बेहतर आंकड़े नहीं मिलते, दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। आपको बता दें कि फेडरल रिजर्व ने बीते दिसंबर 2015 में करीब 10 साल बाद ब्याज दरों को बढ़ाया था। बहरहाल फेड के ब्याज दरों का नहीं बढ़ाना भारतीय इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत है। उम्मीद है कि इससे भारतीय शेयर बाजार में एफआईआईज का निवेश जारी रहेगा। आपको बता दें बीते हफ्ते भी एक अच्छी खरीदारी, हमने 3000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी एफआईआईज की ओर से भारतीय बाजारों में देखी है। लेकिन फेड अगर दरों में बढ़ोतरी की स्थिति करता है तो एफआईआईज की बिकवाली भी आ सकती है, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट उनका ज्यादा ना कि सेफ होगा बल्कि ज्यादा रिटर्न उनको अगर वहां मिलता है तो जाहिर सी बात है वो भारत जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज और बाकी जो आसपास के जो देश है वहां से अपना निवेश निकालकर अमेरिका की ओर रुख कर सकते हैं। हमारे साथ ऑनली अब जुड़ गए हैं। ऑनली, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर, और चाहेंगे बाजार पर पहले आपकी राय। सुस्ती थी लेकिन थर्सडे को एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली और हफ्ते भर के कारोबार में हल्की बढ़त के साथ बाजार ने क्लोजिंग दी है। बाजार कैसा लगता है इस वक्त आपको? नरेश जी, पहले तो बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे शो पे बुलाया। मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट जो है अभी थोड़ा जिटरी है। उसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो क्योंकि जो ऑल टाइम हाई है 9100 उसके आसपास ट्रेड कर रहा है, और दूसरा क्योंकि हमारे जो पड़ोसी मुल्क के साथ हमारे जो रिलेशनशिप है थोड़े से तनाव में चल रहे हैं। उस कारणवश थोड़ा सा मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर है वो जिटरी है। जबकि अगर आप इंस्टीट्यूशन साइड पे बात करें तो अब तक ना ही एफआईआई ना ही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने कोई घबराहट दिखाई है। और जब भी ये चीज़ें आती है थोड़ा नर्वसनेस होता है, लेकिन हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जब भी ऐसी कोई इवेंट आती है उसके बाद मार्केट डेफिनेटली नई ऊंचाइयां छूती है। तो ये जो शो सुन रहे हैं, जो निवेशक सुन रहे हैं, उनको मेरा ये मैसेज होगा कि ये वोलेटिलिटी थोड़ी दिन रहेगी, थोड़ी नर्वसनेस रहेगी, लेकिन ये नर्वसनेस जो बिल्ट इन कर पाएगा वही लंबा गेन यहाँ से ले पाएगा। आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि कहीं ना कहीं नर्वसनेस है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ता है या युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है तो भारतीय बाजारों का की दिशा क्या रहेगी, दशा क्या रहेगी, ये डर है। देखिए, ये फियर और ग्रीड का ही गेम है। स्टॉक मार्केट को अगर सिंप्लीफाइड में समझने की कोशिश करें तो ग्रीड और फियर ये दो चीज काम करती है। और जब भी फियर ज्यादा होता है तब पैसा कमाने का चांस बढ़ जाता है, और जब भी ग्रीड ज्यादा होती है तब नुकसान करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि आपके सवाल में ही जवाब बैठा है तो मुझे लगता है कि सिर्फ इसमें क्या होता है, जो लोग बाजार में बहुत सालों से होते हैं उनको ये एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने काफी गलतियां की होती है ऐसे टाइम पर, बाद में वो देखते हैं। सिंपल एग्जांपल एकदम नियर पास्ट में से ब्रेक्जिट का ले लीजिए। ब्रेक्जिट आया, बाजार में काफी सेलिंग आई, बाजार 7900 तक टच कर गया नीचे के अंदर में। और ब्रेक्जिट के इवेंट के बाद क्या हुआ, जो कंट्री में प्रॉब्लम थी जी, अगर आप यूरोप की बात करें वहां की सभी इंडाइसेस ने नए हाई बनाए। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि क्योंकि ये वॉर लाइक सिचुएशन मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि तनाव रहेगा जी, लेकिन ये वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है। चलिए, इन्वेस्टर्स को जम के खरीदारी करनी चाहिए इस नर्वसनेस पर। चलिए, अगर बाजार में कुछ और नर्वसनेस बढ़ती है तो खरीदारी का मौका होगा, जैसा कि अनिल बता रहे हैं। एक और खबर सरकार की बैलेंस शीट की तरफ से आई कि सीएडी जो है देश का, करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाते का जो घाटा है
उससे जुड़ी एक राहत की खबर आई। जून तिमाही के दौरान भारत का ये घाटा महज 30 करोड़ डॉलर रह गया है, जो कि जीडीपी का 0.1% है। एक साल पहले की जून तिमाही में भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट 6.1 अरब डॉलर यानी 610 करोड़ डॉलर था, जो कि जीडीपी का 1.2% था। आरबीआई के मुताबिक सीएडी में कमी की मुख्य वजह ट्रेड डेफिसिट में कमी है। जून तिमाही में ट्रेड डेफिसिट घटकर 23.8 अरब डॉलर रह गया है, जबकि बीते साल की जून की तिमाही में यह 34.2 अरब डॉलर रहा। आरबीआई डेटा के मुताबिक इस तिमाही के दौरान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पॉजिटिव टेरिटरी में रहा। वहीं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी 700 करोड़ डॉलर बढ़ा है, जबकि पिछले साल जून तिमाही में इसी क्वार्टर में यह 11.4 अरब डॉलर बढ़ा था। ऑनली ये जो बैलेंस शीट के नंबर है, सीएडी के नंबर है, उसके पहले ट्रेड डिफिसिट के नंबर आए, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तस्वीर पेश करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये भारत के लिए, जो हम बार बार कहते हैं, री रेटिंग के लिए क्या कुछ एक माहौल बना रहा है? नरेश, री रेटिंग तो भारत की ऑलरेडी हो चुकी है और वो प्रोसेस में है मेरे हिसाब से। और री रेटिंग एक जर्नी होती है, कोई एक दिन का समय नहीं होता कि आज री रेट हुआ और कल चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता, एक जर्नी होती है। तो इंडिया को डेफिनेटली री रेटिंग का पूरा आनंद मिल रहा है मेरे हिसाब से, और इसी वजह से इंडियन मार्केट सबसे हाईएस्ट प्रीमियम पे चल रही है पूरे एशियन मार्केट में। अभी अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो इसका जो मुख्य कारण रहा है वो है जो ऑयल के इंपोर्ट्स रहे हैं वो 8.5% में फॉल देखा गया। वो एक बहुत अच्छा रीजन है भारत के लिए। दूसरा, अगर गोल्ड इंपोर्ट की अगर बात करें, जो सेकंड इंपॉर्टेंट इवेंट आइटम होती है उसमें, लास्ट ईयर यही पीरियड में 7.5 बिलियन का इंपोर्ट था, इस बार 3.9 बिलियन का इंपोर्ट रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में रहता है तो परचेजिंग पावर जो होता है गवर्नमेंट के पास, या स्पेंडिंग पावर जिसको कहेंगे गवर्नमेंट के पास, बहुत अच्छा हो जाता है और वो सही तरीके से और स्पेंडिंग को इनकरेज कर सकता है। अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो लास्ट बजट में जब हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने 19,78,000 करोड़ का स्पेंडिंग का बजट बनाया था, जो उसके पहले वाले साल में 17,60,000 करीब के आसपास था, जो ऑलमोस्ट 10% हायर स्पेंडिंग था। अगर गवर्नमेंट 10% हायर स्पेंडिंग करती है प्लस उसको करंट अकाउंट डेफिसिट में बेनिफिट मिलता है, ये एक विन विन सिचुएशन होती है किसी गवर्नमेंट के लिए। और क्योंकि आगे आने वाले समय में क्रूड के प्राइसेस कंट्रोल में रहने वाले हैं, गैस के प्राइसेस कंट्रोल में लग रहे हैं, कमोडिटी के अंदर में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं लग रही, ये सिचुएशन मेंटेन होगी या यहां से बेहतर होती दिखेगी। यानी आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हम सरप्लस में भी ये आंकड़े हमको दिखाई देंगे? यहाँ पे मेरा सा थोड़ा सा व्यू अलग है। सरप्लस में इसलिए नहीं जा पाएंगे हम लोग यहाँ पे, एट दिस स्टेज मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर आप देखिए आज ही 58,000 करोड़ की डील हुई है राफेल की, जो एयरक्राफ्ट इंडिया ने परचेज की है। सो अब क्या होगा, हमारा जो डिफेंस का बजट है वो कहीं ना कहीं उसमें बढ़ोतरी देखी जाएगी, क्योंकि ये एक बजट है, इसमें कुछ प्लान्ड है, कुछ अनप्लान्ड है। तो ये जो खर्चे हैं, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर डिफेंस में देखें तो 81,000 करोड़ FY15 में था, 16 में कुछ 86,000 करोड़, 5,000 करोड़ की बढ़ोतरी की थी। लेकिन अब क्योंकि 58,000 का नया परचेज वहां पे आने वाला है, तो ये नंबर्स थोड़े आगे पीछे डिस्टर्ब हो सकते हैं। बिल्कुल, और अगर जिस तरह से तनाव पाकिस्तान के साथ बढ़ रहा है तो शायद इस तरह के खर्चे और बढ़ते हुए भी दिखाई दे। वैसे एक और खबर आई ब्याज दर के मोर्चे पर। देश में ब्याज दरें तय करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव हो गया है। अब तक आरबीआई गवर्नर ही ब्याज दरों पर फैसला करते थे, लेकिन अब यह फैसला एक कमेटी मिलकर करेगी। केंद्र सरकार ने एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए 3 सदस्यों को नियुक्त कर दिया है। ये हैं आईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर रविंद्र ढोलकिया, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर पम्मी दुआ और सांख्यिकी संस्थान के प्रोफेसर चेतन घाटे। इनका कार्यकाल 4 साल का होगा। कुल 6 सदस्यों वाली इस कमेटी में सरकार और आरबीआई के 3-3 सदस्य होंगे। आरबीआई की तरफ से गवर्नर उर्जित पटेल के अलावा एक डिप्टी गवर्नर और रिजर्व बैंक की ओर से एक अन्य व्यक्ति शामिल होगा। अब तक ब्याज दरें तय करने का पूरा हक रिजर्व बैंक गवर्नर के पास था, लेकिन अब कमेटी ब्याज दरें तय करेंगी। और अनिल, आपसे समझना चाहेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। आरबीआई फैसला करती थी अपने आंकड़ों पर, इकोनॉमी को देखकर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती थी। अब लगता है कि इस तरह अगर सरकार के नुमाइंदे वहां पर होंगे तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स उसका एक हिस्सा होगा ब्याज दरों को लेकर, मॉनेटरी पॉलिसी में घालमेल राजनीति का। जी, मैं कहूंगा कि यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। जब तक कि आरबीआई ऑटोनोमस थी, हमें ये
एक चिंता नहीं रहती थी जो मार्केट एनालिस्ट होते हैं, जो बाजार को स्टडी करते हैं, कि एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट व्यू आएगा, जो भी गवर्नर डिसाइड करे एक इंडिपेंडेंट व्यू आएगा, उसमें पॉलिटिक्स मिक्स नहीं हो पाएगी। लेकिन अभी ये बैकडोर एंट्री है। मैं इसको बहुत क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि जो नाम आपने बताए हैं बहुत ही एबल नाम है, ये बहुत अच्छा काम करेंगे, वो भी देश का हित समझते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में डेफिनेटली गवर्नर को बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन जितने लोग ज्यादा बढ़ते हैं डिसीजन मेकिंग में, उतना डिसीजन डाइल्यूट भी हो सकता है। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि अगर ये टीम की तरह काम करेंगे तो डेफिनेटली देश का हित होगा, लेकिन अगर इसमें पॉलिटिक्स मर्ज हो गई तो ये बहुत अच्छे संकेत नहीं रहेंगे भारत के लिए। चलिए, यानी एक मौका होगा फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में एक बैलेंस बनाने का, लेकिन अगर राजनीति हावी होती है तो फिर एक खराब खबर होगी। जीएसटी से जुड़ी एक खबर आई कि अगर आप सालाना 20 लाख रुपए तक का कारोबार करते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के दायरे से बाहर होंगे। जीएसटी काउंसिल की शुक्रवार की बैठक में यह फैसला हुआ कि 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियां जीएसटी के दायरे में आएंगी। इस नियम में नॉर्थ ईस्ट के लिए थोड़ी छूट दी गई है, वहां 10 लाख से ज्यादा टर्नओवर होने पर ही कंपनियों को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। दरअसल टैक्स रेट को लेकर पहले केंद्र और राज्यों में मतभेद था। काउंसिल की मीटिंग में राज्यों ने दो तरह के प्रस्ताव रखे। कुछ राज्य इसे 10 लाख रुपए करने के पक्ष में थे, तो कई राज्य इसे 25 लाख चाहते थे। फिलहाल 10 से 25 लाख के टर्नओवर वाली कंपनियों की संख्या कुल कारोबारियों में 60% तक है। और अब अगली चुनौती है टैक्स रेट तय करना। इसका फैसला 17 से 19 अक्टूबर के बीच होने वाली बैठक में होगा। जाहिर सी बात है, एक अहम बैठक जिस पर नजर रखनी होगी। In the meeting, it was formally decided that as far as the exemption threshold is concerned, it is fixed at 20 lakh rupees. So those with a turnover of below 20 lakhs annually are exempted from the GST. As far as the northeastern and the hill states are concerned, this exemption limit was fixed at rupees 10 lakhs. और रिफॉर्म पर जोर देने वाली मोदी सरकार ने रेलवे को लेकर एक बड़ा रिफॉर्म किया है। 92 साल की परंपरा को खत्म करके अब रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। माना जा रहा है कि इससे रेलवे को 10,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। 26 फरवरी का जिक्र आते ही रेल बजट और 28 फरवरी का जिक्र आते ही आम बजट का समूचा ताना बाना मन में उतरने लगता है। लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कैबिनेट ने 1924 से चली आ रही रेल और आम बजट को अलग अलग पेश करने की परंपरा खत्म करने का फैसला किया है। और जो 1924 वाली परिस्थिति थी वो आज नहीं है, और केवल परंपरा के आधार पर इसको अलग से प्रेजेंट करना, इसकी अब आवश्यकता नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। दरअसल अलग से रेल बजट पेश करने का प्रस्ताव 1924 में ब्रिटिश रेलवे अर्थशास्त्री विलियम ऑकवर्थ की अगुवाई वाली एक 10 सदस्यीय समिति ने दिया था। तब से लेकर अब तक दोनों बजट अलग अलग पेश किए जाते रहे। तब रेलवे का बजट आम बजट का 70% हुआ करता था, यानी तब रेलवे का बजट पूरे आम बजट से भी ज्यादा हुआ करता था। लेकिन अब रेल बजट आम बजट का 15% से भी कम रह गया है। इतना ही नहीं, अब कई ऐसे मंत्रालय हैं जिनका बजट रेलवे से भी ज्यादा है। इस साल का रक्षा बजट 2,58,000 करोड़ रुपए का है, जो रेलवे से ज्यादा है। रोड ट्रांसपोर्ट का भी बजट अब रेल बजट से ज्यादा है। इस बदलाव से रेलवे को एक बड़ा फायदा होने जा रहा है। अब तक रेलवे को किसी नए प्रोजेक्ट के लिए पैसों की जरूरत होती थी तो पैसा वो वित्त मंत्रालय से 8% ब्याज पर लेता था और उसे EMI के जरिए चुकाता था। अब ये पैसा उसे बिना ब्याज के ही मिल जाएगा। तीसरी बात यह है कि रेलवे को अपनी कमाई का डिविडेंड यानी लाभांश सरकार को देना होता है। इस मद में चालू वित्त वर्ष में उसे 5500 करोड़ रुपए देने हैं। अब रेलवे को लाभांश देने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। जाहिर सी बात है, एक बड़ी परंपरा, 92 साल पुरानी परंपरा खत्म की गई। और नली, आपकी राय इस पर भी मैं चाहूंगा। इसको एक रिफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है कि सरकार रिफॉर्म को लेकर इतना सीरियस है कि इतनी पुरानी परंपरा को खत्म करने में भी नहीं हिचकी, और कहा जा रहा है कि रेलवे को 10,000 करोड़ का फायदा होगा। देखिए, परंपरा ये शब्द बहुत डेंजरस है। हम बहुत सारे गलत काम करते हैं परंपरा के नाम पर। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमने ये सेगमेंट ही कट कर दिया और हमने दोनों बजट्स को मर्ज कर दिया, क्योंकि इसी से बेटर कम्युनिकेशन होगा
बेटर अकाउंटेबिलिटी होगी और देश को इससे फायदा होगा। जो भी देश के हित में होता है वो जो हमारे इलेक्टेड नॉमिनीज हैं उनको राइट दिया गया है कि उस डायरेक्शन में वो डिसीजन ले। मैं वेलकम करता हूं कि ये मोदी गवर्नमेंट ने जो काम किया है बहुत ही सराहनीय है और आने वाले दिनों में, लेकिन ये समझना नहीं चाहिए कि ये फाइनल स्टेप हो गया और रिफॉर्म कंप्लीट हो गया। मेरे हिसाब से ये फर्स्ट स्टेप है रिफॉर्म की तरफ और बहुत सारी चीजें इसके अंदर में ऐड अप हो सकती है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे रेलवे अगर आपने ऐड किया जी तो आपको इसके अंदर रोडवेज भी ऐड करना चाहिए, ठीक है, वाटरवेज भी ऐड करना चाहिए, जितनी भी यातायात की मिनिस्ट्रीज हैं सभी को एक के अंदर में लेना चाहिए और एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करके या ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री करके सिंगल में काम करना चाहिए। इससे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहेगा, भेदभाव नहीं रहेगा, जाइलोज नहीं रहेंगे, दोनों डिपार्टमेंट आपस में बात कर पाएंगे और बेटर डिसीजन मेकिंग होगी और ये बेटर डिसीजन मेकिंग ही देश को आगे लेकर जाएगी। चलिए बिल्कुल। और वैसे एक सरकारी कंपनी को लेकर भी खबर आई थी बीते हफ्ते और खबर ये थी कि सरकारी ऑयल कंपनी ओएनजीसी के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। टैक्स डिपार्टमेंट ने ओएनजीसी की ओवरसीज आर्म ओवीएल यानी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को 6100 करोड़ रुपए का सर्विस टैक्स का नोटिस भेजा है। यह नोटिस कंपनी के विदेश में ऑयल एंड गैस फील्ड्स में किए गए निवेश को लेकर भेजा गया है। आपको बता दें कि ओवीएल के पास दुनिया के लगभग 17 देशों में 37 ऑयल और गैस प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी है। ये हिस्सेदारी सब्सिडरीज, ब्रांचेस और जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से ली गई है। इन प्रोजेक्ट्स के ऑपरेशन के लिए ये यूनिट्स और जॉइंट वेंचर्स पेरेंट से पैसे के लिए डिमांड भेजेंगी तो उसे इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट की दलील है कि ओवरसीज यूनिट्स ओवीएल को सर्विस दे रही है और ऐसी कंपनी फुल रेट पर सर्विस टैक्स चुकाने के लिए देनदार है। टैक्स डिपार्टमेंट ने पहला नोटिस 2011 में भेजा था और अब तक 5 नोटिस भेजे जा चुके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग मामला है ओनली ये वाला। ये वो लोग जिन्होंने ओएनजीसी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनको तो नर्वस करता ही है, लेकिन वो तमाम कंपनियां जो यहां रहकर उनकी कोई सब्सिडरी या कोई इकाई बाहर काम करती है उन सबको भी नर्वस करती है। नरेश जी, एक तो अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर को आप देखिए ऑलरेडी ब्लीड कर रहा है बहुत बुरी तरह, और अगर आप ओएनजीसी विदेश की बैलेंस शीट को देखें तो लास्ट ईयर 2100 करोड़ का लॉस था उसमें, और इस बार भी जो हिसाब से प्राइजेस फॉल हुए हैं मुझे लगता है ये लॉस वाइडन होके 2500 करोड़ के आसपास, ये हमारा एस्टिमेट है, 2500 करोड़ के आसपास कम से कम लॉस कंपनी दिखाएगी। और अगर ये पूरा मुद्दा अगर आप समझे तो ओएनजीसी विदेश के पास 35 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स है 17 कंट्रीज में। अब ये सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर टेक्निकली आप इनको देखें तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, और अगर आप किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको आप सर्विस प्रोवाइडर नहीं कह सकते। ये मेरा पर्सनल व्यू है। दूसरी बात, अगर इसके अंदर में आप देखें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ओएनजीसी विदेश का जो मार्जिन है प्रॉफिट कमाने का जो इन्वेस्टमेंट पे, वो तकरीबन 12 से 13% के आसपास है, ठीक है। और अगर उस पर नया 14 से 15% सर्विस टैक्स लग जाएगा तो जो घाटे में कंपनी ऑलरेडी चल रही है, आप इमेजिन कीजिए उसको बंद करने की नौबत आ जाएगी। इससे हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो खतरे में आ सकती है। मुझे नहीं लगता कि ये टैक्स का जो डिबेट चल रहा है 2011 से कहीं जाने वाला है। इट्स अ नॉन इवेंट इन माय आईज, और ये हास्यास्पद सिचुएशन है कि गवर्नमेंट एक जेब से पैसा निकाल के दूसरे जेब में डालना चाहती है। ये क्या मैसेज गवर्नमेंट देना चाहती है मुझे समझ में नहीं आया जी। शायद इसमें कोई हिडन एजेंडा हो, शायद ये मैसेज देना चाह रही है कि हम अगर वोडाफोन को जैसा ट्रीट करते हैं अपनी सरकारी कंपनी को भी उसी लाठी से हाँकते हैं, अलग अलग लाठियां नहीं है। Maybe that is a hidden agenda, probably. You are right, Naresh. अब ऑटो स्पेस की बात करते हैं। अगर आप कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो अगले 30 सितंबर तक आपके लिए अच्छा मौका है। इस समय कार कंपनियां 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। दरअसल कंपनियां नवरात्रि से पहले पुराने मॉडल और डीलर्स के पास पड़ी इन्वेंट्री को खत्म करना चाहती है। इसके अलावा पीक फेस्टिव सीजन में नए मॉडल्स की डिमांड पूरा करना चाहती है। अनली बहुत अच्छे नंबर्स हमने सेल्स के देखे हैं ऑटो स्पेस में, और एक अच्छी खरीदारी भी इनके स्टॉक्स में हमने देखी है। बहुत क्विक, अगर ऑटो स्पेस पर आप कोई राय देना चाहें, क्योंकि अब फेस्टिव सीजन है, अच्छी बिक्री की उम्मीद भी है। जिस देश की जीडीपी 7.8% हो और 8% तक जाने की उम्मीद रखती हो, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट स्पेंड होता है ऑटो। दूसरा जो आता है कि 7th सेंट्रल पे कमीशन जो है वो आ गया है, उसकी वजह से लोगों के हाथ में हायर डिस्पोजेबल इनकम रहेगी। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये रही कि जो मॉनसून रहा है वो अब तक प्लान रहा है, अच्छा रहा है देश के लिए। तो ये 3 बड़े फैक्टर हैं जो ऑटो ग्रोथ को हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट चीज अगर आप कहें तो इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद है। तो ये चारों फैक्टर की अगर हम बात करें तो इससे ऑटो सेक्टर को डेफिनेटली बेनिफिट हो रहा है। और हम देख ही रहे हैं जो हिसाब से मारुति, टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो होंडा नई ऊंचाइयां रोज छू रहे हैं, तो ये क्लियरली दिखा रहे हैं कि आने वाला समय भी इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।
चलिए, यानी यहाँ पर भी और खरीदारी के मौके बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओनली, आज आपने हमें वक्त दिया और इन सेक्टर्स पर राय दी। और एक खबर अमीरों की। दरअसल मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने जो 100 सबसे अमीर भारतीयों की सूची जारी की है, उसमें कुछ नए चेहरे शुमार हुए, जबकि कई पहले की तरह अपनी जगह पर हैं। मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर शख्स हैं। आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई खबर है? तो चलिए हम आपको नई खबर बताते हैं। खबर तो बाबा रामदेव के बालकृष्ण जी हैं। पतंजलि के सीईओ बालकृष्ण देश के अमीरों की फहरिस्त में 48वें नंबर पर हैं। फोर्ब्स की 100 अमीर भारतीयों की लिस्ट में पहली बार बालकृष्ण को भी शामिल किया गया है। 12 साल पहले साइकिल पर चलने वाले इस योगी के पास आज 2.5 अरब डॉलर की संपत्ति है। पतंजलि की कुल संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी 97% है। फोर्ब्स मैगजीन की सबसे अमीर 100 भारतीयों की लिस्ट में 22.7 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी पहले नंबर पर बने हुए हैं। पिछले साल अंबानी 18.9 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक थे, जिसमें 12 महीने में 21% का इजाफा हुआ है। उनके बाद सन फार्मा के दिलीप सांघवी का नाम है, जिनके पास 16.9 अरब डॉलर की संपत्ति है। तीसरा स्थान हिंदुजा परिवार का है, जिसके पास 15.2 अरब डॉलर की कुल संपत्ति है। हालांकि विप्रो के अजीम प्रेम जी एक पायदान खिसककर चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। उनके पास 15 अरब डॉलर की संपत्ति है। 5वें पर पलोंजी मिस्त्री, 6ठे स्थान पर लक्ष्मी मित्तल, 7वें स्थान पर गोदरेज परिवार, शिव नाडर 8वें स्थान पर, कुमार मंगलम बिरला 9वें नंबर पर और साइरस पूनावाला अमीर भारतीयों में 10वें नंबर पर शामिल किए गए हैं। इस लिस्ट में जिंदल समूह की चेयरपर्सन एमेरिटस सावित्री जिंदल का नाम 19वें स्थान पर है, जो भारत की सबसे अमीर महिला है। जबकि उद्योगपति गौतम अडानी 13वें, बांगड़ सीमेंट के मालिक वेणुगोपाल बांगड़ 14वें, हीरो ग्रुप के पवन मुंजाल 29वें और अनिल अंबानी बड़े भाई से काफी पीछे 32वें स्थान पर हैं। वहीं राजनीतिक घराने के कलानिधि मारन 40वें स्थान पर रखे गए हैं। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो इन नामों को देखकर खुशी मनाइए, अफसोस मत कीजिए। एक दिन आपका नाम भी हो सकता है। कैसे होगा, देखते रहिए बिजनेस दिस वीक। अगले हफ्ते फिर से 3 बजे। नमस्कार।